कई बार बड़े महान महान लोग, बड़े बड़े लोग कह देते हैं कि शादी का कॉन्सेप्ट ही गलत है, कि रिश्ते जो हैं वो सिर्फ रिवॉर्ड्स के साथ नहीं आते। सभी हर दूसरे इंसान का एक रिलेशनशिप होता है, लेकिन उसके साथ आती है इनसिक्योरिटीज, जिसकी वजह से काफी कम समय में ही वो रिश्ता होता है टूट जाता है। रिश्तों के साथ जिम्मेदारियां भी आती है। क्या मेंटेलिटी रखनी चाहिए कि वो रिलेशनशिप जो हम शुरुआत में जिस दौर में थे, प्यार में थे, वो लंबे समय तक चल सके। तो सिर्फ ये देखना कि इस रिलेशनशिप में ये चीजें अच्छी लग रही हो इसलिए उसमें चले गए, और वहां जाकर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए रेडी नहीं हो, सैक्रिफाइसेस या इनकन्वीनियंस के लिए रेडी नहीं है, तो वो रिलेशनशिप में दिक्कतें आ जाएंगी। एक व्यक्ति जब आपके लिए केयर करता है तो वो आपके लिए कुछ चीजों में रोकेगा, टोकेगा। इन सब सिचुएशंस को टाला जा सकता था अगर थोड़ी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो जाती। तो वो कैसे इफेक्ट करेगी एक रिलेशनशिप को जो 8-10 साल तक भी चल रहा है। माइक्रो चीटिंग जैसी चीजें हम लोग बहुत करने लगे हैं, कि मैंने उस लड़की से बात कर ली जिस लड़की को वो पसंद नहीं करती। कोई आदमी आपको, कोई औरत आपको आपके ऑफिस में ही मिल जाती है जो सिमिलर प्रॉब्लम एक्सपीरियंस कर रही है और आप एम्पैथाइज कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि आपके दुख एक जैसे हैं। शादी के लिए तो पूरी दुनिया पुश कर रही है हमको, शादी करो शादी करो। एक्स्ट्रा मेंटल के लिए तो कोई नहीं पुश कर रहा, पूरी दुनिया कह रही गलत है गलत है गलत है। उस इंसान को खुद को भी लगता है कि गलत है, फिर भी वो अफेयर कब करता होगा। भारत वो देश है जिसकी खूबसूरती पूरी दुनिया जानती है, और इसकी सही मायने में खूबसूरती है इसके रिश्ते, जहाँ पर राम सीता है, राधा कृष्ण है। लेकिन आज के समय में इन राम कृष्ण के इन बंधनों में कहीं कुछ चूक आ रही है, और इन रिश्तों को बचाने के लिए हमारे साथ होते हैं रिलेशनशिप कोच। और इसी बात के लिए हमारे साथ आज मौजूद है विकास। योर विकास, आपने नाम तो ज़रूर सुना होगा, इनका इंस्टाग्राम हैंडल है, यूट्यूब चैनल है, और ये एक काफ़ी बड़े कोच हैं जो रिलेशनशिप हो या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस सभी में माहिर हैं, और उन रिश्तों को बचाते हैं, उन लोगों के दिल की बात समझते हैं जो अपनी दिल की बात भी नहीं समझ पाते। तो सर, आपका स्वागत करते हैं बतंगड़ में। थैंक यू जी, थैंक यू। सर, हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि जो एक रिलेशनशिप होता है उसकी जो नींव है उसे रखने में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो सही मायने में सही होती है। रिलेशनशिप की नींव रखने की जब बात है तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो इंसान में मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर होना चाहिए कि रिश्ते जो हैं वो सिर्फ रिवॉर्ड्स के साथ नहीं आते, यानी कि रिश्तों के साथ सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं आती, रिश्तों के साथ जिम्मेदारियां भी आती है, इनकन्वीनियंस भी आता है, सैक्रिफाइसेस भी आते हैं। तो जब आप किसी भी दुनिया के किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे भाई बहन का रिलेशन हो या माता पिता वाला हो, गर्लफ्रेंड वाला हो, हस्बैंड वाइफ, कोई भी हो, किसी भी रिलेशनशिप में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ये देखना कि इस रिलेशनशिप में ये चीज़ें अच्छी लग रही हो इसलिए उसमें चले गए, और वहां जाकर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए रेडी नहीं हो, सैक्रिफाइसेस या इनकन्वीनियंस के लिए रेडी नहीं है, तो वो रिलेशनशिप में दिक्कतें आ जाएंगी। तो मेरे ख्याल से अगर आप इन बातों के लिए रेडी हैं तो आप किसी भी रिश्ते के लिए रेडी हैं, और तभी आपने कम से कम उन रिश्तों को जो आप खुद बनाते हैं उन रिश्तों को बनाने की पहल करनी चाहिए। सर, लेकिन रिलेशनशिप में लोग आजकल, आपने देखा होगा, आते तो बहुत हैं, सभी हर दूसरे इंसान का एक रिलेशनशिप होता है, हम लव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ आती है इनसिक्योरिटीज, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जिसकी वजह से काफ़ी कम समय में ही वो रिश्ता होता है टूट जाता है। तो आखिर ऐसी क्या मेंटेलिटी रखनी चाहिए कि वो रिलेशनशिप जो हम शुरुआत में जिस दौर में थे, प्यार में थे, वो लंबे समय तक चल सके। इनसिक्योरिटीज आती क्यों है? इनसिक्योरिटीज तब आती है जब दो लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, चीज़ें छुपी हुई होती है और सिर्फ धुंधलाहट होती है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझे दिख नहीं रहा है, या कुछ ऐसा हो रहा है जो मेरी वाइफ को नहीं दिख रहा है। तो जब ऐसी चीज़ें होती तो इनसिक्योरिटीज जैसी चीज़ें पैदा हो जाती है। इनसिक्योरिटी यानी कि फियर, एक डर कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो फियर एक ह्यूमन इमोशन है, आप ये नहीं कह सकते कि फियर क्यों आया। जैसे इंसान खुश हो सकता है वैसे इंसान डर भी सकता है, जैसे हमारे अंदर जॉय या एक्साइटमेंट आ सकता है वैसे हमारे अंदर एंग्जाइटी भी आ सकती है। तो फियर इज़ अ ह्यूमन इमोशन। जब भी आप एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में होते हैं कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, वैसे ही हमारे मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, और वो बेचैनी जो है वही इनसिक्योरिटी है कि हम फिगर आउट करें कि सब ठीक तो है ना। तो उस फिगरिंग आउट की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में इंसान उसका फ़ोन चेक करेगा, उसके लाइफस्टाइल को देखेगा, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, किससे मिल रही है, ये सब करेगा। ये सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो इन सब जानकारियों से अनजान था। इन सब सिचुएशंस को टाला जा सकता था अगर थोड़ी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो जाती। तो जितने भी ट्रस्ट इश्यूज़ है या इनसिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ है वो ट्रांसपेरेंसी से हैंडल किए जा सकते हैं,
अब परेशानी ये है कि लोग ज़रूरत से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखना नहीं चाहते, और वो इसलिए नहीं रखना चाहते क्योंककि प्रलोभित है। माइक्रो चीटिंग जैसी चीज़ें हम लोग बहुत करने लगे हैं, यानी ऐसी चीटिंग जो मुझे लगता है कि उतनी गलत नहीं है बट मेरे पार्टनर को गलत लग सकती है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में हम ज़्यादा शामिल हैं कि मैंने उस लड़की से बात कर ली जिस लड़की को वो पसंद नहीं करती, तो फिर मैं उसे जाकर कहूँगा कि मतलब मेरी कोई बात नहीं हुई। छोटी मोटी चीज़ें छुपाना, हाइड करना, छोटे मोटे झूठ बोल देना। तो माइक्रो चीटिंग वाली चीज़ों को कवर अप करने के लिए मैं उस ट्रांसपेरेंसी से थोड़ा दूर रहूँगा कि मुझे उतना ट्रांसपेरेंट ना रहना पड़े। और ये जो माइक्रो चीटिंग वाले एलिमेंट्स हैं, इसको मैं अपने फ़न की तरह, अपने मज़े की तरह देखता हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहने में इतना डिसिप्लिन और इतना सिस्टमेटिक रहना पड़ेगा कि जीवन कितना बोरियत से भर जाएगा। तो इंस्टेड ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ट्रांसपेरेंसी जैसे ही ख़त्म हुई, इनसिक्योरिटी शुरू हो जाती है। तो यही एक वजह है मेरे ख्याल से। सर, इसमें मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि एक व्यक्ति जब आपके लिए केयर करता है तो वो आपके लिए कुछ चीज़ों में रोकेगा, टोकेगा, और इसी की वजह से शायद मुझे लगता है कि ये जो ट्रांसपेरेंसी का मामला है वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है, माइक्रो चीटिंग्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर यदि यही चीज़ चलती रही किसी एक रिलेशनशिप में, तो वो कैसे इफेक्ट करेगी एक रिलेशनशिप को जो 8-10 साल तक भी चल रहा है? फियर होना किसी भी तरह का, या फिर इस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो जाना किसी के अंदर कि ट्रस्ट की गड़बड़ी है या कुछ गलत हो रहा है, ये किसी भी रिश्ते को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। अगर इस सेंटिमेंट को टाइमली एड्रेस नहीं किया गया, या इस सेंटिमेंट पर सामने वाले से इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं किया गया, या फिर अगर बहुत परेशानी आ रही है तो आपने कोई थर्ड पार्टी की हेल्प नहीं ली चीज़ों को क्लियर करने में, इस तरह की अगर किसी भी तरह की कोशिश जो हो सकती है अगर वो नहीं हुई, तो ये रिलेशनशिप एकदम ख़त्म होने की स्थिति पर जा सकता है। ये इतना बड़ा फैक्टर है क्योंकि इनसिक्योरिटी जो है जब दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है तो उसके साथ डील करना एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। तो वो रिलेशनशिप की क्वालिटी को पूरी तरह स्पॉइल कर देगा, और एक पॉइंट पर रिलेशनशिप जो है वो बर्डन लगना शुरू हो सकता है। शायद ये आसान लगेगा कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म ही कर दिया जाए। तो रिलेशनशिप्स को एंड कर देने के लिए या बर्बाद कर देने के लिए इतना काफ़ी है कि इनसिक्योरिटीज़ पैदा हो जाए और उन्हें एड्रेस ना किया जाए। एंड सर, जब आपने थर्ड पर्सन की बात करी, तो आजकल रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन की वजह से ही प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी है। लाइक गर्लफ्रेंड का या तो कोई बेस्ट फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड का कोई बेस्ट फ्रेंड है, और उसकी वजह से ही काफ़ी सारी सिचुएशंस जो होती है वो ख़राब कर देती हैं। तो अगर थर्ड पर्सन है आपकी लाइफ में, तो वो किस हद तक आपको एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए कि वो आपकी लाइफ में इतना इंटरप्ट ना करे कि वो रिलेशनशिप को तोड़ने तक की बात पे आ जाए? दरअसल ये ना बहुत सब्जेक्टिव है। हाँ, कि जिस भी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप बना रहे हैं उसकी माइंडसेट कैसी है, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है, वो किस सेटअप से, किस बैकग्राउंड से आ रहा है, राइट। एक व्यक्ति जिसने बचपन से इन सब चीज़ों को बहुत ही खुले एनवायरनमेंट में रहा है, जिसको ऐसा लगता है कि यार ये सब चीज़ें चलती है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो शायद उतना माइंड नहीं करेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा एक कन्वेंशनल किस्म की जगह से आ रहा है, थोड़े ऑर्थोडॉक्स जगह से आ रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि यार इतनी ज़्यादा बात करने की या फिर उतना ज़्यादा उसमें घुसने की क्या ज़रूरत है, राइट। तो डिपेंड्स कि आप जिस भी इंसान के साथ रिश्ता बना रहे हैं उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है, वो कहाँ से आ रहा है। तो समय रहते इन चीज़ों को कम्युनिकेट कर लिया जाना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, दो लोग जब रिश्ता बनाते हैं तो वो ये तो बहुत कम्युनिकेट करते हैं कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, कहाँ जाना अच्छा लगता है, क्या खाना अच्छा लगता है। कई बार वो ज़रूरी कॉन्वर्सेशंस करना ही भूल जाते हैं। आपको आपके पार्टनर से बहुत ही खुलकर ये पूछ लेना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा करती है, कौन सी चीज़ों का डर है। तो कम्युनिकेशन में जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी डिस्कस होनी उतनी ज़रूरी है जितना हम अच्छी अच्छी बातों को डिस्कस करते हैं। कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो तुमको बिल्कुल पसंद नहीं है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी नॉन नेगोशिएबल प्रायोरिटी है, कि मुझे सब चलेगा बट मेरी वाइफ ये करे ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तो आप कैसे हैं कैसे नहीं, ये समय रहते अगर कन्वे हो जाए और समय रहते उस इंसान को पता लग जाए कि आपकी प्रायोरिटीज ऐसी है, तो शायद इन परिस्थितियों को टाला जा सकता है। पर ये जब भगवान भरोसे जोड़ दी जाती है कि यार ये तो आजकल अंडरस्टैंडिंग है ना, ये तो अंडरस्टूड है आजकल, तो मतलब इतना तो कर ही सकते हैं, दुनिया कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ये सब लोगों के लिए एक जैसा नहीं है, ये बहुत सब्जेक्टिव। इसलिए हर एक के माइंड सेट में डिफरेंस है, हर एक की अपब्रिंगिंग या वो किस इकोसिस्टम से आ रहा है, ये देखना ज़रूरी है। और अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि ये जिस सेटअप से आ रहा है हो सकता है मेरी लाइफस्टाइल या मेरे थॉट प्रोसेस के साथ ये अलाइन नहीं करेगा, तो आप उससे कम्युनिकेट करें कि क्या बातें हैं जो आपको डराती है, ये इनसिक्योरिटी पैदा करती है, क्या परेशानी, खुल के बात हो सकती है ना इस पर।
एंड सर, जब दो लोग होते हैं तो दो एक अलग इंडिविजुअल पर्सनालिटीज रहती हैं, दोनों के अलग थॉट्स होते हैं, लेकिन जब वो साथ में आते हैं तो दोनों को कुछ चीज़ें खटकने लगती हैं एक दूसरे की, और वो जो केयर होती है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में कन्वर्ट होने लगती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम उस केयर को केयर ही रहने दें और कंट्रोल को कंट्रोल ही रहने दें, क्योंकि एक इंडिविजुअल की जो चॉइसेस है वो डिफरेंट हो सकती हैं किसी दूसरे के साथ। दरअसल रिलेशनशिप के स्टेजेस होते हैं। जी। जब आप किसी भी रिलेशनशिप को देखोगे कि जब वो शुरू होता है हम्म। तो वो अपने ग्लोरियस फेज में शुरू होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार है और बहुत ज़्यादा पैशन है एक दूसरे के लिए। बहुत बातें करना, बहुत टाइम कर देना एक दूसरे को, बहुत सरप्राइजेस देना, बहुत खुश करना, लॉट ऑफ ऑक्सीटोसिन, लॉट ऑफ डोपामिन, लॉट ऑफ हार्मोनल मोटिवेशन इज देयर, जिसकी वजह से वो इंसान के साथ आपको रहना बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म। तो जब आप उस यूफोरिक एक्सपीरियंस को जी रहे होते हो, वो बहुत ही यूफोरिक है, यानी वो वैसे ही है जैसे इंसान नहीं बोलता प्यार में कि ऐसा लग रहा है जैसे एकदम हवाओं में आ गए हैं, सब हाँ कुछ हाँ। अच्छा अच्छा लग रहा है। वो यूफोरिक एक्सपीरियंस वो एक नशे की तरह है। जैसे आप ज़रूरत से ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लें तो आपको कैसा महसूस होता है, या आपने किसी भी तरह के सब्सटेंसेस ले लिए तो व्यक्ति की यूफोरिक एक्सपीरियंस में चला जाता है। तो आप किसी भी रिलेशनशिप में एंटर करते हैं तो वो यूफोरिक एक्सपीरियंस खत्म हो जाता है 6 से 18 महीने के दौरान। यानी 6 से 18 महीने के दौरान ये होगा कि वो डाइल्यूशन आएगा, वो सेंटिमेंट्स आपके ड्रॉप होंगे, और उस दौरान ऐसा होगा कि चीज़ें पील ऑफ होंगी। उस दौरान आपको उस इंसान की कमियां दिखाई देंगी, उसकी नेगेटिविटीज़ दिखाई देंगी, उसकी डाउन साइड्स क्या क्या है वो दिखाई देंगी, जो कि दुनिया के हर इंसान में होती है। अगर आप इस एक्सपेक्टेशन के साथ एक रिश्ता शुरू कर रहे हो कि ये इंसान क्योंकि परफेक्ट दिख रहा है तो ये ज़िंदगी पर परफेक्ट ही रहेगा, ये आपकी इमेच्योरिटी है। आप सी, आज मैं इस ऑफिस में आया हूँ, आज मैं सब लोगों से मिल रहा हूँ, तो मैं अपना बेस्ट वर्जन ही दिखाऊंगा। मैं ये नहीं दिखाऊंगा कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ, मैं ये नहीं दिखाऊंगा मैं कितना चिड़चिड़ा हूँ, मेरे अंदर कितना गुस्सा है, मेरे अंदर कितनी जेलसी है, ये सब नहीं दिखाऊंगा मैं। ये इंसान की आदत है कि वो हमेशा अपना बेस्ट वर्जन प्रोजेक्ट करता है जब भी किसी के साथ शुरुआत में मिलता है। तो जब आप एक रिलेशनशिप में बनाते हो तो आप अपना बेस्ट वर्जन प्रोजेक्ट करते हो, बट टाइम के साथ चीज़ें अलग होती हैं। हाँ। जब आप उस इंसान के साथ रहते हो तो आपको पता लगता है कि यार ये तो इसके साथ ये परेशानी है, वो परेशानी है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। कई सारे लोग जब वो यूफोरिक एक्सपीरियंस डाइल्यूट होता है और जब उस इंसान के साथ वो कमियां दिखना शुरू होती है तो छटपटाने लगते हैं, फिर लड़ने लगते हैं, फिर उन्हें ऐसा लगता है मैंने तो सोचा ही नहीं था ये ऐसा निकलेगा, मैंने तो सोचा ही नहीं था वैसा निकलेगा। तो ये आपने नहीं सोचा था, ये आपकी इमेच्योरिटी है, राइट। इस वजह से चीज़ें खराब होती है। एक और कारण ये भी है कि जब कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है तो जैसा मैंने कहा कि इनिशियल फेज तो ग्लोरियस फेज है, उसके बाद जब सारी चीज़ें पील ऑफ हो जाए और उसके बाद भी इस 1.5 साल के पीरियड के बाद भी आपको उस इंसान के साथ रहना अच्छा लग रहा है तो फिर वो प्योर गोल्ड है। फिर उसको मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपने किसी इंसान की सारी कमियां देख ली और आपको ऐसा लग रहा है फिर भी मुझे इसके साथ अच्छा लग रहा है, तो ऐसे इंसानों को आप खो नहीं सकते, क्योंकि ऐसे लोग आसानी से मिलते नहीं है। 10 में से 7 जगहों पर 1.5 साल में 6 से 18 महीने में रिश्ते टूट जाते हैं आज के सिनेरियो में। तो ये देखना ज़रूरी है कि कमज़ोरियाँ होती है लोगों में, और उस माइंडसेट से ही जाइए कि कुछ ऐसी चीज़ें इसमें होंगी जो मुझे अभी नहीं दिख रही है, जो टाइम के साथ दिखेंगी और मुझे उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके। सर, आपने एक बात बोली थी कि कोई आदमी जब अपने काम में खुश नहीं होता है तो वो रिलेशनशिप में भी खुश नहीं होता है, और यदि कोई औरत अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं है तो अपने काम में खुश नहीं होगी। तो इसके पीछे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, कि क्या प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं जिसकी वजह से दोनों में एक अलग कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि किसी को काम ज़्यादा पसंद है या किसी को रिलेशनशिप ज़्यादा पसंद है? असल में ये पसंद या नापसंद से परे है थोड़ा सा। ओके। ये इतने हज़ारों सालों में हम जिस तरह से इवॉल्व हुए हैं उस प्रोसेस में, ठीक है, अभी पिछले 10 20 30 40 50 सालों में सिनेरियो चेंज करना हमने शुरू कर दिया कि भाई वुमेन है, वो भी घर से निकलेगी, वो भी जॉब करेगी, वो भी कमाएगी, वो अपना सर्वाइवल खुद इंश्योर करेगी, वो भी घर में कंट्रीब्यूट करेगी। तो अभी होने लगा ना, बट इतने समय से तो मेल ने अपने आप को एक प्रोवाइडर की तरह देखा है कि उसे काम करना है, उसे घर चलाना है। इवन आज भी आप देख लीजिए कि एक लड़का अगर 27-28 का है और उसका करियर सेटल्ड नहीं है तो वो बहुत बेचैनी में जी रहा होगा, है ना, कि मैं क्या, क्योंकि वो अपने आप को एक प्रोवाइडर की तरह सोचता है कि मुझे घर चलाना है, मुझे अपने पेरेंट्स की देखरेख करनी है, मेरी शादी होगी, मुझे अपने इन लॉज को, अपनी वाइफ को भी दिखाना है कि मैं कितना कमाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कितना सफल हूँ, बच्चों की भी देखरेख मुझे करनी है, सब कुछ करना है। तो उस व्यक्ति के लिए काम उसकी पहली जिम्मेदारी बन जाती है, राइट। तो जब वो अगर अपने काम में खुश नहीं है तो वो नेगेटिव सेंटिमेंट्स को एक्सपीरियंस कर रहा होगा, वो एंग्शियस सिचुएशन में रहेगा, वो परेशान रहेगा,
और क्योंकि वो किसी एक जगह पर ज़्यादा परेशान है, इस वजह से वो अपने रिलेशनशिप पे फोकस नहीं कर पा रहा। जाहिर तौर पर एक इंसान किसी भी वजह से अगर परेशान है तो उसका फोकस जो है वो डेविएट होता है। अगर मेरे हाथ में पेन हो रहा है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा बातचीत में ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि मैं किसी चीज़ को लेकर परेशान हूँ, तो मेरा ध्यान वहाँ जाएगा। तो एक मेल अगर अपने काम में खुश नहीं है तो अपने रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएगा, और एक फीमेल अगर अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं है तो अपने काम पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएगी। क्योंकि अगेन आप इवोल्यूशन का प्रोसेस देखेंगे तो एक फीमेल ने हमेशा से परिवार को संवारा है, परिवार को देखा है, उसको नर्चर किया है, घर की देखरेख की है, घर को संभाला है, जो कि एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। और क्योंकि वो करते आई है तो उसका जो प्राइमरी इंस्टिंक्ट है वो ये है कि मेरे रिलेशनशिप्स और मेरा घर जो है वो ठीक चल रहा है। अगर वहाँ पर कोई भी परेशानी है तो वो अपने काम पर नहीं फोकस कर पाती। सो दैट्स द आई मीन साइकोलॉजी बिहाइंड दिस। तो सर जब एक रिलेशनशिप होता है तो डू यू बिलीव कि मेन और विमेन का रिलेशनशिप में एक अलग अलग रोल होता है? क्योंकि यदि हम सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे दोनों ही व्यक्ति हैं, काम कर रहे हैं, बाहर कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, और जब तक वो रात में लौटते हैं तब तक इतना थकान हो जाती है कि दे थॉट कि हाँ समझ ही गए होंगे, लेकिन उसकी वजह से रिलेशनशिप में कई बार दूरियाँ आने लगती हैं। तो क्या ऐसी सिचुएशन है, क्या रोल्स होते हैं मैन एंड विमेन के, कि जिसकी वजह से अगर ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं तो हम रिलेशनशिप को एक सिक्योर प्लेस की तरह ही ट्रीट कर सकें? देखिए, एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है गैलप्स, उसने एक रिसर्च की थी। उन्होंने 20s के लोगों को देखा, ऐसे लोग जो 20s में है अपने, उनसे जाकर बात की, आपके लिए आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। उन्होंने कहा, किसी ने घर कहा, किसी ने गाड़ी कहा, किसी ने ट्रैवल कहा, किसी ने फ्रेंड्स कहा, किसी ने फ़न कहा, किसी ने अपनी हॉबीज़ को कहा, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। और उन्हीं लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया 10 साल तक, और 10 साल बाद वापस उन्हें ही जाकर पूछा गया कि आपके लिए आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि ज़्यादातर लोगों ने कहा कि यार रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि रिलेशनशिप जो है वो हमारी पसंद नापसंद का सवाल नहीं है, वो हमारी साइकोलॉजिकल नीड है। जैसे हमारे ब्रेन में 2 मॉड्यूल्स हैं। एक मेट अट्रैक्शन, आपको दुनिया के किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाना नहीं पड़ता कि भाई गर्लफ्रेंड बनाओ या बॉयफ्रेंड बनाओ, वो काम लोग अपने आप कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में एक मॉड्यूल सेट है कि इंसान वो काम अपने आप करेगा। अच्छा, आपको दुनिया के किसी भी इंसान को ये भी नहीं सिखाना पड़ेगा कि जिस इंसान को प्यार करते हो उसके लिए एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। व्यक्ति जिसको प्यार करता है उसके लिए सब कुछ वैसे ही करने को रेडी होता है ना। यानी मेट रिटेंशन का एक मॉड्यूल हमारे ब्रेन में है कि उस व्यक्ति को जिसको हम प्यार करते हैं वो हमारी लाइफ में आ गया है, तो उसको रिटेन करने के लिए चाहे जो करना पड़े हम करेंगे, है ना। इंसान उसके लिए जान देने को भी रेडी है। तो कैसा है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि आपकी कामकाज, आपकी जीवन शैली कैसी भी क्यों ना हो जाए, रिलेशनशिप्स हमारे जीवन की एक प्राइमरी नीड है। दूसरा, हेल्थ भी हमारे जीवन की प्राइमरी नीड है। अगर आपके पास समय नहीं है जिम जाने का तो क्या आप ये कहोगे कि भाई मुझे माफ़ कर देना, मैं जिम नहीं जा पाऊंगा, तो आप भगवान से प्रार्थना कर लो कि यार आप मुझे अच्छी हेल्थ वैसे ही दे देना, क्योंकि आप तो देख ही रहे हो मैं कितना बिजी हूँ, और आपको अच्छी हेल्थ मिल गई। क्या ऐसे चलती है क्या दुनिया? आप कितने भी व्यस्त हो, आपको खाना तो खाना पड़ेगा ना टाइम से। आप क्या खा रहे हो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको वर्कआउट भी करना पड़ेगा, योगा भी करना पड़ेगा, मेडिटेट भी करना पड़ेगा, आपको एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड भी रखना पड़ेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसी है, काम ऐसा है, इस वजह से मैं अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं कर पा रहा। और जैसे हेल्थ को आप ये आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते, वैसे ही रिलेशनशिप को भी नहीं दे सकते। तो वहां पर भी आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। ये समझा जा सकता है कि व्यस्तता है तो आप उतना अवेलेबल नहीं हो सकते, पर अगर आप बिल्कुल अवेलेबल नहीं है तो वो रिश्ता सर्वाइव नहीं करेगा। सर, जब आपने सर्वाइव की बात की तो जब हम जेनजीज की बात करते हैं, जो जेनजीज है उनकी रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? क्यों कोई रिलेशनशिप 6 महीने 8 महीने से ज़्यादा चल ही नहीं पा रहा है? और मेन प्रॉब्लम क्या है कि सिचुएशनशिप, बैंचिंग, ब्रेड क्रमिंग एंड बहुत सारे टर्म्स हैं जो चल रहे हैं रिलेशनशिप के थ्रू। तो ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है इनका, और आखिर ये जेनजीज के साथ प्रॉब्लम है क्या? जेनजीज के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सोशल फेलियर है। ओके, राइट। और ये हम सब ने मिल के बनाया है। सी, जेनजीज जो है वो जब बड़े हो रहे थे तो उनके लिए फैसले तो हम ले रहे थे ना, उनको एक सोसाइटी तो हम प्रोवाइड कर रहे थे, उनको इकोसिस्टम तो हम दे रहे थे। अब उनकी नर्चरिंग जिस तरह से हुई है, अब उनकी सोच हमसे अलग है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि वही जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार हम हैं। हमने जो इकोसिस्टम दिया उस हिसाब से वो वैसे बने जैसे वो बने। तो एक परेशानी तो है कि शेयर एक्सपोजर ऑफ अवेलेबिलिटी,
कि एक व्यक्ति के पास आज अगर एक लड़का थोड़ा भी स्मार्ट लग रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड है, उसके पास 4 ऑप्शंस और हैं। सोशल मीडिया पे करोड़ों ऐसी लड़कियां हैं जिसको वो रीच आउट कर सकता है इन नो टाइम, राइट, एक क्लिक पर। तो जब इतने ऑप्शंस है, दूसरा सोशल मीडिया पे इतने लोगों की जिंदगियों को वो देख रहा है, तो एक सोशल कंपैरिजन वाला भी माइंडसेट डेवलप हो जाता है। देखो वो कितने अच्छे से रह रहे हैं, देखो वो लड़की कितनी अच्छी है, देखो वो लड़का कितना अच्छा है, वो अपने वाइफ को कितने अच्छे से रख रहा है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को कितने अच्छे से रख रहा है। तो सोशल कंपैरिजन में भी ये जनरेशन ज़्यादा पड़ती है। दूसरा, इसके पास ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी हमेशा ज़्यादा है, जो कि एक मिथ है, क्योंकि वो यूफोरिक एक्सपीरियंस करने के लिए ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल है, बट वो लोग हमेशा आपके आगे आके खड़े रहेंगे, आपके पीछे आके खड़े रहेंगे, आपका ध्यान रखेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। तो ये अवेलेबिलिटी के ऑप्शन जो हैं उन लोगों के अंदर ये चीज़ पैदा कर देते हैं कि अगर तेरे साथ थोड़ी भी परेशानी मुझे आ रही है तो मैं तुझे क्यों झेलूं, मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं, मैं और ज़्यादा सुखद जीवन जी सकता हूँ, मुझे तुम्हारी क्या ज़रूरत। तो ब्रेकअप्स जल्दी होते हैं। इसमें प्रलोभन वाला एंगल बहुत बड़ा है कि टेम्पटेशंस बहुत ज़्यादा है। आप देखिए ना कि जब गुरुकुल के ज़माने हुआ करते थे, या फिर अगर आप एंशियंट इंडिया की बातें करेंगे, पुराने हमारे भारत की बात करेंगे, तो गुरुकुल में जाते थे बच्चे, राइट, और उन्हें ये सिखाया जाता था कि कैसे हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखें। इंद्रियों को कहना है कि हम अपने डिज़ायर्स को, हम अपनी इच्छाओं को हैंडल करें। ऐसा नहीं कि आपको घर नहीं बसाना है या बच्चे नहीं पैदा करना, सब कुछ करना है, पर आपका जो मन है वो आपके हिसाब से चले, ना कि आप आपके मन के हिसाब से चले। बोलते हैं ना, मन के हारे हारे मन के जीते जीते। तो वो क्या एंगल है, वो ये एंगल है कि मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसी के साथ रहना है और मैं जीवन भर रह सकूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे आज के बाद मीठा नहीं खाना है और मेरा मन मुझे तंग नहीं कर रहा खाने के लिए। मैं चाह रहा हूँ कि कल से मैं सुबह जल्दी उठूंगा और वो नींद मुझे परेशान नहीं कर रही, है ना। यानी मैं जो चीज़ें चाह रहा हूँ कॉन्शियसली अपनी चेतना के साथ, वो काम कर पा रहा हूँ, राइट। इसको कहते हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंट होना, या आध्यात्मिक होना, या फिर अपने ऊपर अपना एक अच्छा कंट्रोल कर पाना। तो अब आजकल की जनरेशन की डिफिकल्टी ये है कि उन्हें ये डायनामिक्स नहीं सिखाए गए कि हम अपने मन को कैसे जीते। तो वो लोग उन टेम्पटेशंस में ही जीवन जी रहे हैं कि जब जो अच्छा लग गया तब वो कर लिया, जब जो अच्छा लग गया तब वो चाहिए, और ऑप्शंस अवेलेबल है तो कोई अभाव भी नहीं है। बिल्कुल। तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ा परेशानी है जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स में दिक्कतें हैं। और लोग ऐसा बोलते हैं कि आने वाले टाइम में तो शादियां ही नहीं होगी, जिस हिसाब से प्रॉब्लम्स हो रही है। और मेरी समझ ये कहती है कि आने वाले टाइम में शादियां 2 गुना होंगी, 3 गुना होंगी, क्योंकि एक शादी से इंसान का काम नहीं चलेगा, और शादी को भी वो रिलेशनशिप की तरह देखना शुरू कर देगा कि भाई नहीं चल रहा है तो दूसरी कर लेंगे, तीसरी कर लेंगे। तो हर उम्र में शादियां होंगी, और शादियों को आप इसलिए किसी भी सोसाइटी से हटा इसलिए नहीं पाएंगे। कई बार बड़े महान लोग, बड़े बड़े लोग कह देते हैं कि शादी का कॉन्सेप्ट ही गलत है। पर आप देखिए कि शादी बेसिकली क्या है। शादी कुछ भी नहीं है, आपकी रिलेशनशिप ही है, बट उसको लीगलाइज कर दिया गया है। एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है शादी, कि आप एक दूसरे के साथ रह रहे हो, आप प्रॉमिसेस कर रहे हो, तो कोई एक इंसान मैनिपुलेट ना हो जाए इस रिलेशनशिप में। इस बात को इंश्योर करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है, एक संस्था, एक व्यवस्था बनाई गई है कि हम इंश्योर करेंगे कि आपको कोई एक्सप्लॉइट ना कर दे इस रिलेशनशिप में, है ना, आपको कोई छोड़ के ऐसे ना चले जाए। तो उसके लिए शादियां हैं। तो आप मुझे बताइए कि मैनिपुलेशन पहले ज़्यादा हो रहे थे या आगे ज़्यादा होंगे आपके हिसाब से? लोगों को पागल पहले ज़्यादा बनाया जाता था या अभी ज़्यादा बनाया जा रहा है? फ्रॉड्स पहले ज़्यादा होते थे, अब ज़्यादा हो रहे हैं? अब ज़्यादा हो रहे हैं। तो अब कोई भी इंसान रिलेशनशिप में आ रहा है और 2-4 साल अगर वो किसी के साथ रह लिया, तो उसकी ये खुद की ज़रूरत होगी कि भाई इसको लीगलाइज करते हैं। कल को तुम चले गए तो बिल्कुल। राइट। तो शादियां कभी खत्म नहीं होंगी, शादियां 2 या 3 गुना हो जाएंगी। ये वैसा है। सर क्या होता है कि शादी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो नहीं चल पाती। रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि शादियां हो जाती हैं, उसके बाद भी डिवोर्सेस का जो रेट है, जैसे आपने देखा होगा रिपोर्ट्स में भी, कि डिवोर्सेस का रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लाइक 3 गुना 4 गुना होता जा रहा है, हर साल बढ़ रहे हैं केसेस। और जो ये चीज़ ना एक्चुअली सेलिब्रिटीज़ को देखकर भी लगता है कि यहाँ एक शादी होती है और यहाँ दूसरा डिवोर्स हो जाता है, और हर दिन की ये एक कहानी बन चुकी है। तो व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि आपको छोड़ना, अगर आपको कोई इंसान पसंद नहीं आ रहा है तो आप छोड़ते भी हो, क्योंकि आप नहीं रह सकते उसके साथ। लेकिन ये कहाँ तक सही है? यदि हम एक इसी साइकिल में चलते रहेंगे, लूप में चलते रहेंगे कि हम शादी कर रहे हैं, रिलेशनशिप में आ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, फिर वही स्टार्ट हो रही है प्रोसेस, तो इसकी वजह से हमारे दिमाग में क्या असर होगा, और साथ में कभी स्टेबिलिटी के लिए हम प्रेफर करेंगे भी आगे कि नहीं कर पाएंगे? देखिए,
किसी भी देश में दो व्यवस्थाएं चल रही होती है, एक कानूनी व्यवस्था और एक सामाजिक व्यवस्था, राइट। जैसे कानूनी व्यवस्था ये कह रही है कि हमको भारत को एक स्वच्छ भारत बनाना है ना, पर बहुत सारे शहरों में कोई काम नहीं हो रहा, बट इंदौर में हो गया और इंदौर के लोगों ने जिम्मेदारी ले ली। तो इंदौर इसलिए हो गया क्योंकि इंदौर के समाज ने और यहाँ के लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि हम अपने शहर को अच्छा बनाएंगे, है ना। तो क्या होता है कि असल में बदलाव कानूनी रूप से तो बहुत पहले आ जाता है कि नए नए नियम बन जाते हैं, बट असल में देश तब बदलता है जब वहाँ का समाज बदलता है, राइट। अब हमारे समाज ने डिवोर्स को एक प्रोग्रेसिव स्टेप की तरह देख लिया है एक्चुअली, है ना। जैसे आज से 20 साल पहले अगर कोई इंसान रिलेशनशिप में एक्सप्लॉइट भी हो रहा है और वो अपने पेरेंट्स को कह रहा है कि मुझे यहाँ से निकलना है, तो पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं, इज्जत का ख्याल है, इसका ख्याल है, उसका ख्याल है, जैसे भी चलाओ इसको। अब जब धीरे धीरे डिवोर्सेस होने लगे तो लोगों को ऐसा लगने लगा भाई हमारा बच्चा क्यों परेशान हो, हाँ, हम क्यों उसे टेंशन में रहने दें, आ जाओ आप घर, आपको वहाँ बिल्कुल जिंदगी खराब करने की जरूरत नहीं। एक को देख के दूसरे को भी ऐसा लगा कि हमारा बच्चा भी क्यों परेशान हो। तो अब उसी समाज के अंदर लोगों ने इस बात को ज्यादा जरूरी मान लिया है कि हमारे बच्चे की जिंदगी क्यों खराब हो, और अगर ऐसा है तो हम कदम उठाएंगे, आ जाइए आप घर, हमको नहीं है किसी का डर। तो वो सारे लोग जो अपने रिश्तों में परेशान थे उन सब ने डिवोर्सेस ले लिए। अब डिवोर्सेस ले लिए तो वो नंबर बढ़ गया, मतलब समाज के अंदर किसी भी चीज का नंबर जब बढ़ता है तो उसको एक एक्सेप्टेंस मिलने लग जाता है। हाँ, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस बढ़ रहे हैं तो समाज ने उसको नॉर्मलाइज कर दिया है कि ठीक है यार, हो जाता है, अब क्या करें, आजकल जमाना ऐसे ही है। जबकि पहले इस चीज पर सब कुछ खत्म हो जाता शेम होता था। हाँ, तो सामाजिक एक्सेप्टेंस मिल गया है, जो कि अच्छी बात भी है कि जो लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं उनके लिए जरूरी है वो निकले। बट कई लोगों ने जब समाज बदलता है तो 20-30-40% जैसे रिजर्वेशन का जो कानून है, उस कानून की जरूरत 20-30-40% लोगों को तो सच में है, उनको फायदा मिल रहा है। बट कुछ लोग ऐसे भी है जो बेवजह उसका फायदा ले रहे हैं, जिनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, राइट। तो क्या है, समाज में कोई भी बदलाव आता है ना, तो एक धड़ा जो है उसको सच में उसका फायदा मिलता है और एक धड़ा जो है उसको यूज करना शुरू कर देता है अपने फायदे के लिए। तो अब वो लोग जिन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल्स कर लिए या फिर उन्होंने दूसरे अफेयर्स कर लिए या फिर वो शादी से नाखुश हैं, तो उन्होंने इस व्यवस्था का उपयोग करना शुरू कर दिया कि हमें भी डिवोर्स लेना है। उन्होंने भी अपने आप को एक विक्टिम की तरह दिखा दिया, उन्होंने भी डिवोर्स ले लिया। डिवोर्सेस के नंबर बढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में डिवोर्सेस ब्रेकअप्स की तरह हो जाएंगे एक्चुअली, कि डिवोर्स हो पहले जाएगा और घर वालों को बाद में बोलेंगे कि मैंने तो कर लिया। ऐसा तो इट्स ओके, मतलब समाज बदल रहा है, वो अच्छा है बुरा, बट बदलाव तो होता रहेगा। लेकिन सर क्या है कि इंडिया में शादियां चलती हैं, लेकिन एक समय के बाद एक डायलॉग मैंने सुना था कि आपको शादी में और कुछ करना आता हो या ना आता हो, बातें करना जरूर आना चाहिए। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके यहाँ पे क्या होता है कि शादी चल रही है, हमने भी देखी हुई है, हमारे पेरेंट्स की भी शादियां हुई हैं, बट एक टाइम के बाद वो ड्यूटी में कन्वर्ट हो जाती है। दैट लव रिलेशनशिप जो है वो कहीं ना कहीं फेड होना स्टार्ट हो जाता है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि आप शादी में क्या कैजुअल हो जाते हो, क्या एक दूसरे की नीड्स को समझना बंद कर देते हो कि अब तो शादी हो गई, अब तो चलने ही वाला है, इसके अलावा तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि यदि आप चला रहे हो तो एज अ ड्यूटी चला रहे हो, और यदि आप नहीं चला रहे हो तो सीधा डिवोर्स ले रहे हो। देखिए, रिलेशनशिप के ना स्टेजेस होते हैं। जैसे पहला स्टेज जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, बहुत प्यार, बहुत पैशन, अरेंज मैरिज भी हुई है तो हनीमून जा रहे हैं, वहाँ से पिक्चर्स आ रहे हैं, बेस्ट हबी इन द वर्ल्ड, बेस्ट वाइफ इन द वर्ल्ड, बहुत स्टेटस लगा रहे हैं, एक दूसरे का खूब ख्याल रख रहे हैं, ऑफिस से टाइम से आ रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, साथ में जिम जा रहे हैं, साथ में शॉपिंग पे जा रहे हैं, ट्विनिंग कर रहे हैं, एक जैसे कपड़े पहन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है ना, क्योंकि यूफोरिक एक्सपीरियंस चल रहा है, मज़ा आ रहा है। पर आप मुझे बताइए कि एक इंसान क्या ज़िंदगी पर सहूलियत से जी सकता है अगर उसके लिए ऐसा नियम बन जाए कि खाना साथ में ही खाना है? क्या होगा अगर एक दिन वो ऑफिस से टाइम पे घर ना पहुंच सके? क्या होगा अगर घर पे जो व्यक्ति बैठा है उसका आज हेडेक हो रहा है और वो जल्दी सोना चाहता है? क्या होगा अगर मंथ एंड चल रहा है और मैं बैंकर हूँ और मैं रात के 11-11 बजे तक ऑफिस से आ रहा हूँ और मैं सुबह 6 बजे उठ के जिम नहीं जा सकता और मेरी वाइफ कहते नहीं साथ में चलना पड़ेगा? कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो क्या होता है कि एक 0 to 10 के स्केल पे जब किसी रिलेशनशिप की इंटेंसिटी 10 पे चल रही होती है तो सब कुछ साथ साथ में हो रहा है और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। बट जैसे जैसे टाइम बीतता है एक कपल को समझ में आने लगता है कि ये हेडेक भी हो सकता है एक पॉइंट के बाद। एंड सर, जो आपने एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात की थी वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं, तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि
क्या आदमी अपने एक रिलेशनशिप में खुश नहीं है, या खुश है तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसको करने की जरूरत क्या पड़ रही है? देखिए, इंडिया में 58% लोगों का ये मानना है, जो लोग मैरिड है, कि मुझे अपने पार्टनर में अपना सोलमेट नहीं दिखता। ओके। मतलब 10 में से 6 लोग जो मैरिड है, उनका ये मानना है कि मुझे जो मिला वो बेस्ट नहीं मिला, और या यदि वैसा लव नहीं मिला मैरिज जैसा है मुझे तो? चाहिए था। मैं तो सभी का बता रहा हूँ जी। ओवरऑल, ये ओवरऑल नंबर्स हैं ओके। इंडिया के, कि 10 में से 6 लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे सोलमेट नहीं मिला, यानी मुझे जैसा इंसान चाहिए था वैसा नहीं मिला। तो कॉम्प्लिकेशन तो आ ही गया ना इंसान के दिमाग में, जहाँ ये बीज बो दिया गया है या फिर ये पनप गया है कि मुझे बेस्ट नहीं मिला है। उसकी अर्ज तो ऐसी हो सकती है कि मुझे बेस्ट चाहिए, मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरे केयर करे, प्यार करे, ध्यान रखे, मेरी ज़रूरतों को समझे। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो बहुत पहले भी हो रहे होते, हाँ। बट ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी इतनी ईजी नहीं थी, अब वो हो गई है, तो इसलिए अफेयर्स बढ़ने लगे हैं। इसके अलावा कई सारे कारण हैं, हार्मोनल रीजंस भी हैं मेल और फीमेल्स के, जो डिफरेंटली बिहेव करते हैं। इसलिए एक समय के बाद हमारी इमोशनल नीड्स बदल जाती है, एक समय के बाद वही खूबसूरत इंसान हमें उतना खूबसूरत नहीं लगता। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन जैसी चीज़ें भी हैं, कि मुझे ऐसा लग रहा है यार मेरी वाइफ से बात करने का फ़ायदा ही नहीं है कुछ, क्योंकि समझेगी। वो कुछ समझती नहीं है। हाँ। या फिर वाइफ को लग रहा है यार हस्बैंड से बात करने का फ़ायदा नहीं है, वो समझते ही नहीं है। हाँ। मतलब इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन नहीं हो पा रहा है, कि उस इंसान के साथ बैठ के हेल्दी डिस्कशन नहीं हो पा रहा है, हाँ, हेल्दी हाँ, चर्चा हाँ। नहीं हो पा रही है, कि हम दोनों मिल के कुछ सोचें अपने परिवार के लिए, करियर के लिए, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करें। और वैसे में एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसके साथ लग रहा है यार ये इंसान जब से आया ना मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है, इसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सो डू यू थिंक कि वर्किंग कल्चर की वजह से भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है? बिकॉज कॉर्पोरेट में जाते हैं या काम करते हैं, पूरे दिन भर नौकरी पे रहते हैं, आके फ्रस्ट्रेटेड इतना हो जाएंगे कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे, और वही कोई औरत आपको आपके ऑफिस में ही मिल जाती है। जो सिमिलर प्रॉब्लम एक्सपीरियंस कर रही है और आप एम्पैथाइज कर पा रहे हैं एक दूसरे के हाँ, साथ, क्योंकि हाँ, आपके दुख एक्चुअली। एक जैसे हैं। हाँ। हाँ ना, होता है ना, बिल्कुल। हर सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ रहे हैं। बट एक और बात आपको बता देता हूँ। आप मुझे बताइए, शादी के लिए तो पूरी दुनिया पुश कर रही है हमको कि शादी करो, शादी करो। तो वो रिश्ता जो है उसको तो सब सपोर्ट कर रहे हैं, हमने भी अपनी पसंद से बनाया उसको। एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए तो कोई नहीं पुश कर रहा, पूरी दुनिया कह रही है गलत है, गलत है, गलत है। उस इंसान को खुद को भी लगता है कि गलत है, गलत है। हाँ। फिर भी वो अफेयर कब करता होगा? वो अपनी वैल्यूज़, अपनी इंटेग्रिटी, अपनी ऑनेस्टी, अपनी लॉयल्टी, इन सब, अपनी मोरालिटी, इन सब के अगेंस्ट कब जाता होगा? जब उसे ऐसा लगता होगा कि ये जो व्यक्ति मुझे मिल गया है ना, इसने मुझे नया जीवन दे दिया है ना, मतलब इसे कोई बहुत अच्छी ही डील मिल गई हो, हाँ, हाँ। तभी जाएगा ना वो इतना हाँ, अगेंस्ट बिल्कुल, दुनिया के बिल्कुल। और छुपा के उस रिश्ते को चलाएगा। पर नंबर्स ये बोलते हैं कि 10 में से अगर शादियां 4 टूटती हैं, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 10 में से 7 टूट जाते हैं। ओके। यानी वो इंसान जिसके साथ आपको ऐसा लग रहा था कि जिसने आपको एक नया जीवन दे दिया है, जिस पर आप इतने कॉन्फिडेंट थे कि पूरी दुनिया से मैं झूठ बोलने के लिए रेडी हूँ इसके लिए, उस इंसान के साथ ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो रिलेशनशिप नहीं चलेगा। तो फेलियर का जो रेशो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, जहाँ आपको लग रहा था कि आपको परफेक्ट व्यक्ति अब मिला है, वहाँ ज़्यादा है। ओके। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उतने भी खूबसूरत होते नहीं है जितने वो दिखते हैं, दिखते हैं। हाँ। राइट? वो कई लोगों के लिए ट्रॉमेटिक हो जाते हैं, हाँ। तो थोड़ा सा बचना भी चाहिए। एंड सर, जब हम इसकी बात करते हैं ट्रोमैटिक की, तो एक ब्रेकअप बहुत बड़ा मोमेंट होता है, जिसकी वजह से जो कई लोग होते हैं मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, स्टक हो जाते हैं उसी रिलेशनशिप को लेकर। तो आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि वो ब्रेकअप है तो आप मूव ऑन करें, या कैसे वो अपनी जिंदगी में और आगे बढ़ सकते हैं उस इंसान को पीछे छोड़कर? कोई भी इंसान अगर किसी भी ब्रेकअप या किसी भी इमोशनल सेटबैक से आगे जाना चाहता है, तो 2-3 सिंपल से नियम है। एक तो आपको नो कांटेक्ट में जाना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं उसे एज अ फ्रेंड बात करूंगा, हाँ, ये सब होता नहीं है। ब्रेकअप आफ्टर फ्रेंडशिप। हाँ, मतलब वो होता नहीं है, हाँ। वो चलता नहीं है, वो सिर्फ खुद को पागल बनाने के तरीके हैं। जैसे इंसान प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता है ना, मैं जिम जाऊंगा एक दिन, मैं एक दिन हेल्थ की चिंता करूंगा, मैं एक दिन अच्छा इंसान बनूंगा, तो थोड़ा वैसे ही है, उसे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, तो वो खुद को पागल बनाने के तरीके हैं। आपको किसी भी इंसान से दूर जाना है तो 3 तरह का डिस्टेंस चाहिए उससे। हाँ। पहला फिजिकल डिस्टेंस,
आप सेम ऑफिस में रह के नहीं काम कर सकते। अगर आप बहुत इमोशनली स्मार्ट है और आपने ब्रेकअप कर लिया और आप में दूरियां आ गई तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको लग रहा है मुझे डिफ़िकल्टीज आ रही है तो आपको उस ऑफिस को चेंज कर देना चाहिए। आपको उस कॉलोनी को, उस घर को, उस स्टेट को बदल देना चाहिए, हम्म अगर वो इंसान आपको सामने दिख रहा है और आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं तो। पहला। दूसरा, मेंटल डिस्टेंस। मेंटल डिस्टेंस यानी ऐसी चैट्स मेरे फ़ोन में होना या उसके फ़ोटोज़ होना या ऐसे लोग मेरे आसपास होना जो उसकी बातें कर रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। ठीक है, यानी उसका डीपी चेक करना, उसको देखना बार बार, वो चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं चाहिए जो मुझे उस इंसान की याद दिलाती हम्म है ना। तो मेंटल डिस्टेंस चाहिए। और तीसरा, इमोशनल डिस्टेंस चाहिए। इमोशनल डिस्टेंस यानी अगर मैं बैठकर उन्हीं थॉट्स, उन्हीं फैंटेसीज, उन्हीं मेमोरीज में हूँ, बैठ के उसी के बारे में सोच, वो तो वही था, उसके साथ तो हाँ चीज़ें वैसी थी, उसके साथ मैं वहाँ जाता था, उसके साथ हम ये खाते थे। अगर हम्म आप उन सब चीज़ों को प्रोसेस करना बंद नहीं कर रहे हो तो आपका मूव ऑन ज़िंदगी भर नहीं होने वाला है। तो इसलिए थेरेपीज़ और इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि कई बार जब आपसे खुद से चीज़ें नहीं होती है तो यू नीड एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जो ये इंश्योर करे कि आपका इमोशनल डिस्टेंस भी हो, फिजिकल भी हो और मेंटल भी हो। और अगर आपने ये तीनों कर लिया तो इसके लाजवाब रिजल्ट है। हम्म तो 3 महीने में इंसान को ऐसा लगेगा कि यार अब मुझे उतना फर्क नहीं पड़ रहा। हम्म। पर लोग जो आमतौर पर ये कहते हैं कि यार मैंने 2 साल से उसको देखा भी नहीं, उससे बात भी नहीं की, पर मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, यानी हाँ वो इमोशनल डिस्टेंस नहीं हो रहा है। रोज रात में बैठ के गाने सुन रहे हैं और उसको सोच रहे हैं। हाँ। तो कैसे होगा? नहीं होगा। कई बार जैसे ब्रेकअप हो जाता है, मूव ऑन के लिए लोग दूसरे रिलेशनशिप में क- जाने की कोशिश करने लगते हैं कि हम कैजुअल रखेंगे, हमें नहीं चाहिए। तो ये कहाँ तक, किस हद तक सही है कि आप एक रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के लिए दूसरे रिलेशनशिप में जाते हैं और उसको भी बर्बाद ही कर देते हैं कहीं ना कहीं? साइकोलॉजिकली तो ये हेल्दी डिसीजन नहीं है जब तक हाँ। आप हील नहीं हो जाते। आपको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरे रिलेशनशिप में आप बहुत सारा इमोशनल बैगेज लेके जब जाते हो तो इस बात की पॉसिबिलिटी हाई हो जाती है कि आप उसको भी खराब कर दोगे। हम्म तो पर कैसा है ना यार, पूरा खेल यूफोरिक एक्सपीरियंस का है। बस। अगर आज मेरा ब्रेकअप हो गया, रात में ही डेटिंग ऐप डाल ली और एक लड़की से बात कर हाँ रहा हूँ, हाँ 2 दिन हाँ। होते होते तो सेक्सटिंग होना शुरू हो गई है, तो द काइंड ऑफ स्टिमुलेशन दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग इन माई हम्म। ब्रेन, जो मज़ा आ रहा है उससे मिलने का, बात करने का, उसके मज़े लेने का, फ्लर्ट करने का, उसके बारे में जानने का, वो मेरे बारे में जान रही है, हम चीज़ें शेयर कर रहे हैं, ये इतना मज़ेदार है कि इंसान को ऐसा लगता है कि इससे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हम्म बट ये जैसे ही डाइल्यूट होगा, आप बन तो वही जाएंगे ना जो आप असल में है, राइट। तो रीबाउंडिंग जो है वो थोड़ा सा हेल्दी तरीका नहीं है, थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा ओके। टाइम लेना चाहिए। एंड सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द 3 थिंग्स और व्हाट आर द चीज़ें जो आप बताना चाहेंगे कि ये ग्रीन फ्लैग है किसी एक रिलेशनशिप में, और ये टॉक्सिक ट्रेट में ही गिना जाएगा भले आप कितने ही सालों से उस रिलेशनशिप को अपना टाइम दे रहे एक व्यक्ति अगर इमोशनली इंटेलिजेंट है, हैं? राइट, तो ये ग्रीन फ्लैग है। एक व्यक्ति अगर एम्बिशियस है हम्म तो ये ग्रीन फ्लैग है। एक व्यक्ति अगर एक जेंटलमैन है, हम्म या यूँ कह दें कि जेंटलमैन तो छोड़िए, वो शायद इमोशनल इंटेलिजेंस में आ गया। एक व्यक्ति बोल्ड है, डिसीजन मेकर है, ओके। फैसले खुद के खुद लेना जानता है, हाँ। ये ग्रीन फ्लैग है। तो अच्छा डिसीजन मेकर हो, इमोशनली इंटेलिजेंट और एम्बिशियस हो, अगर ऐसा कोई इंसान है तो आपको उसको छोड़ना नहीं चाहिए। सर, एक चीज़ आती है इस पे कि जो रिलेशनशिप में कुछ टाइम के बाद ना जो पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे से ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि ये मेरे मन की बात पढ़ ले। तो ये कितने हद तक सही है, क्या इस एक्चुअल में? बात का लेना देना इमोशनल इंटेलिजेंस से ही है ओके। कि जब आप इमोशनली स्मार्ट होते हो तो आप अपने इमोशंस और सामने वाले के इमोशंस को अच्छा एड्रेस करते हो। हम्म आप मुझे बताइए कि कॉर्पोरेट में कौन व्यक्ति जल्दी ग्रो करता है? जो अपने कस्टमर की नीड को समझता है, हम्म ये कस्टमर क्यों परेशान है, क्या बोलना चाह रहा है, वो समझता है। हम्म प्रमोशंस किसको मिलता है? इन्हीं लोगों को मिलता है। हाई इमोशनल कोशेंट होना लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में सफल होने की 60% पॉसिबिलिटी को बढ़ा देता है। ओके। इमोशनल इंटेलिजेंस इतना बड़ा कैटलिस्ट है हाँ। कि आपने के ग्रेड्स आपको उस जॉब तक लेकर तो गई है, बट वहाँ पर आपकी लीडरशिप स्किल्स कैसी है, आपका टीम मैनेजमेंट कैसा है, सोशल स्किल कैसी है, आपको पता है कि आपके एम्प्लॉयज जो हैं आपकी पीठ पीछे आपको गालियाँ दे रहे हैं, बट आप उसको पर्सनली नहीं ले रहे, आप इस वजह से लोगों को फायर नहीं कर रहे, आप इस वजह से ग्रजेस नहीं रख रहे, क्योंकि आप उन सेंटिमेंट्स को मैनेज करना जानते हैं। इसलिए आपको प्रमोट किया जाता है कि आप एक भावुक इंसान नहीं है और भावनाओं में आके फैसले नहीं लेते। इमोशनल कोशेंट का बहुत बड़ा रोल है, रिलेशनशिप में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है।
कि आपका ईक्यू अगर अच्छा है तो आप अपने आसपास के लोगों के सेंटिमेंट्स को समझते हो, और जब आप उनके सेंटिमेंट्स को समझते हो, उनको एड्रेस करते हो, तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो जो वो मन की बात पढ़ने वाली चीज़ है वो कई हद तक सही है। मन की बात पढ़ने वाली बात यही है बेसिकली, हम्म। कि यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम फीलिंग, यानी कि Okay. मेरे आप इमोशंस को आप समझ रहे हो। एंड व्हाट आर द टॉक्सिक ट्रेट्स इन एनी रिलेशनशिप? किसी व्यक्ति का इमोशनली स्मार्ट ना होना, यानी कि भावनात्मक रूप से कमज़ोर होना, हाँ। या यूँ कह दें कि ओवर इमोशनल या सेंटिमेंटल होना, ओके। ये एक रेड फ्लैग है। हाँ। ऐसे व्यक्ति के साथ आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ऐसे लोग जो एब्यूजिव है हाँ। या जिनके साथ एंगर इश्यूज है, इस तरह के लोगों के साथ आप परेशान हो जाएंगे। और ऐसे लोग जो इररिस्पॉन्सिबल है, जो बहुत ही इतने इम्प्रॉम्प्टू है कि यार जो होगा देखा जाएगा, ऐसे लोगों के साथ आप परेशान हो जाएंगे। थोड़े जवाबदार लोग होने चाहिए। ओके। सो थैंक यू सो मच विकास सर। हमने बहुत सारी चीज़ें के बारे में बात करी, चाहे वो गुड केमिस्ट्री हो, मैरिज हो, जेंजीज रिलेशनशिप हो, आफ्टर मैरिज हो, डिवोर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड सो ऑन। एंड इट वॉज वेरी हेल्दी कॉन्वर्जेशन विथ यू। काफ़ी इंफॉर्मेटिव था, काफ़ी नीडेड था यदि कहें, और आज के समय के लिए ये एक्चुअली मच नीडेड, मच मतलब आप कुछ जो ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जो एक्चुअली मच नीडेड है हमारी सोसाइटी के लिए, क्योंकि हर दिन हम देखते हैं कि हमारे रिश्ते टूट रहे हैं, कुछ जोड़ रहे हैं, फिर टूट जाते हैं, एक लूप साइकिल चल रही है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और कोच लाइक यू, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कोच, एक थर्ड मीडिएटर हम बात कर सकते हैं, कि जो हमारे रिलेशनशिप को हमसे बेहतर समझ के उस को क्लियर कर सके कि आपका सही और गलत। जब हम खुद नहीं समझ पाते तो एक व्यक्ति होता है जो आपके लिए वह सोच के समझ के आपको डिसीजन दे देता है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर Thank you, बीइंग अ thank you. गेस्ट फॉर अस, एंड बतंगड़ से जुड़े रहें। मैं श्रुति जैन, थैंक यू सो मच।